नमस्कार दोस्तों, श्री जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सी टेट, सी जी टेट, यूपी टेट और जितने भी राज्य की टेट्स आयोजित होती हैं उन सभी की वीडियोस आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इसके साथ साथ हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी नियुक्तियों की जानकारी है उनको भी आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। आज मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र प्रैक्टिस नंबर 5 लेकर आया हूं। चलिए प्रैक्टिस 5 सालों करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का यह प्रमाण है कि ए वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, बी वह अपने ज्ञान को भली भांति समझता है, सी उसने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, या डी उसने ज्ञान को भली भांति समझ लिया है। तो किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान अर्थात कोई बालक ज्ञान को यदि अर्जित करता है तो क्या है इसका प्रमाण? तो वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है ना। किसी भी चीज़ का जब हम अर्जन करते हैं, अर्जन अर्थात उन्हें अपने अनुप्रयोग में, अपने दैनिक जीवन में जब उनका उपयोग कर सकें तो वही क्या है? अर्जन है। क्लियर? तो इसका उत्तर होगा ए, वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है ना। शैक्षणिक उपलब्धि को अशैक्षिक कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? तो ए बालक की प्रेरणाएं, बी बालकों की संवेगों से मुक्ति, सी विद्यालयों के बाहर बालक के उत्तरदायित्व, या डी स्व अध्याय की आदतें। तो बालक की शैक्षणिक उपलब्धि को कौन सा अशैक्षणिक कारक प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा ए बालक की प्रेरणाएं। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है ना। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ए तत्परता का नियम, बी थॉर्नडाइक के बी प्रभाव का नियम, सी अभ्यास का नियम, या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 पर देख रहे हैं। तो किसी क्रिया को जब बार बार दोहराते हैं तो यह क्या आएगा? सी अभ्यास के नियम, है ना। बार बार दोहरा के अभ्यास करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहती है? एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है। तो बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? ए अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, बी संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, सी सूझ द्वारा सीखना, या डी प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो इसका उत्तर होगा बी संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं ए अधिगम, बी स्वधारणा, सी अभिप्रेरणा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 5 का उत्तर होगा सी अभिप्रेरणा। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है ए विषय वस्तु का ज्ञान, बी विषय वस्तु को रट लेना, सी व्यवहार में वांछित परिवर्तन, या डी व्यवहार में गिरावट। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है व्यवहार में वांछित परिवर्तन, है ना। अर्थात सीखना व्यवहार में एक परिवर्तन की क्रिया है। सतत व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, इसका एक परिभाषा भी होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं।
यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरीके से या पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं हो सकती? क्या क्या पैदा नहीं होगी? ए, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। या डी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। यदि लगातार बच्चों को विद्यालय में बिजी रखा जाए तो बच्चों में जो पढ़ने के प्रति अरुचि है वह नहीं आएगी, अर्थात बच्चों के प्रति रुचि जो है पढ़ने में कम नहीं होगी, उनका रुचि बना रहेगा। प्रश्न क्रमांक 8, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक ए, पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है। बी, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है। सी, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है। या डी, ज्ञान के वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो अंतर्भूत अभिप्रेरणा में क्या होता है? इसका उत्तर है डी, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन के साथ वह पढ़ाई करता है। क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीज़ें? चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 9, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? ए, वाटसन। बी, स्किनर। सी, वर्दाइमर। या डी, थॉर्नडाइक। तो अधिगम तथा प्रयत्न का जो सिद्धांत है तो उसे किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने इनका प्रयोग किया था। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 10, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालकों में अंतर्दृष्टि कैसे होती है? ए, आकस्मिक। बी, धीरे धीरे। सी, अनिश्चित। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो बालकों में अंतर्दृष्टि कैसी होती है? आकस्मिक होती है ना? तो इसका उत्तर होगा ए। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? देखिए किसी भी प्रश्न में यदि ऐसी कीवर्ड आता है जैसे नहीं, है ना, तो इन चीज़ों को याद रखना। ऐसे में प्रश्न थोड़ा सा घूम जाता है। तो कौन से अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है बोल रहा है? तो ए, प्रश्नों का स्पष्ट होना। बी, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। सी, प्रश्नों का विशिष्ट होना। या डी, प्रश्नों का सउद्देश्य होना। तो विशेषता नहीं है तो प्रश्नों का स्पष्ट होना तो विशेषता है ना? प्रश्नों का विशिष्ट होना भी है और प्रश्नों का उद्देश्य होना भी है। तो इसका उत्तर आएगा बी, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। तो बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिगम पाठ्य पुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। या डी, उत्सुक माता पिता। तो अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें होती है? उत्तर आएगा सी, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए यदि वातावरण अच्छा हो, है ना, तो बच्चे स्वयं सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 13, स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्बलन सिद्धांत की विचारधारा यह है कि ए, सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है। बी, व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं। या सी, ए एवं बी दोनों। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक चीज़ और याद रखिए कि ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर में यदि ए और बी दोनों इस टाइप का यदि विकल्प में रहता है तो वही उनका आंसर होता है। क्योंकि इसको हम तर्क करने से, तार्किक रूप से समझने से भी इनका उत्तर सामने आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 14, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ए, नैतिकता को शिक्षक अति आवश्यक चीज़ समझें। बी,
शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। सी, शिक्षक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। डी, शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो इसका उत्तर होगा डी, है ना। डी कैसे होगा, देखिए नैतिक मूल्य के प्रति एक टीचर का क्या दृष्टिकोण है ना। उनका दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वो छात्रों को भी नैतिक बने। यदि एक शिक्षक नैतिक है तो छात्र भी नैतिक बनेंगे, क्योंकि विद्यालयीन जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षक ही उनका आदर्श होता है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। तो कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका होती है। अर्थात जो छात्र केंद्रित शिक्षण है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ए, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना। बी, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना। सी, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना। या डी, ये सभी। समझ में आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, ये सभी। क्योंकि समस्या उत्पन्न करने के लिए एक परिस्थिति भी देता है, उनके लिए आवश्यक सामग्री भी जुटाता है, उनकी उपकल्पना निर्माण में मदद भी करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है। ए, परिवार का निम्न आर्थिक स्तर। बी, बालक में झूठ बोलने की आदत। सी, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना। या डी, माता पिता की आपसी लड़ाई। तो तिरस्कृत बालक का प्रमुख कारण है उनकी समस्या का डी, माता पिता की आपसी लड़ाई। अक्सर माता पिता जब आपस में झगड़ते हैं तो उनका प्रभाव बालक पर पड़ता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न 17। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय है। ए, अतिरिक्त कक्षा योजना। बी, विशेष कक्षा योजना। सी, विशेष विद्यालय योजना। या डी, आवासीय विद्यालय योजना। तो इसका उत्तर होगा डी, आवासीय विद्यालय योजना। प्रश्न क्रमांक 18 है। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है। ए, बालक की याद करने की योग्यता में वृद्धि। बी, बालक की सामाजिकता में वृद्धि या विकास। सी, बालक के द्वारा स्व अनुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योजना। या डी, उनकी सामान्य योग्यताओं में वृद्धि। तो इसका उत्तर होगा मानसिक विकास एक बालक में किसका परिणाम है, तो सी, बालक के द्वारा स्व अनुभवों द्वारा लाभ की प्राप्ति की योग्यता। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। किसी बालक में शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है। ए, आनुवंशिकता की जांच। बी, वातावरण का प्रभाव। सी, बुद्धि परीक्षण। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी, बुद्धि परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 20 है। किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है। ए, शारीरिक। बी, स्वभाव संबंधी। सी, वंशानुक्रम। या डी, राजनीतिक। है ना। तो पिछड़ेपन के कारण कभी भी राजनीतिक कारण नहीं हो सकता। मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। मंदबुद्धि बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22। आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। ए, उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढेंगे। बी, हमने सभी का ठेका नहीं लिया है। सी, अन्य छात्रों के समान ही उन्हें समझेंगे। या डी, उन्हें अन्य छात्रों से अलग बैठाएंगे। तो क्या है इसका आज ना, कोई भी बच्चा यदि अन्य छात्रों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि उनका क्या कारण है कि जिसके वजह से वह बच्चा पिछड़ा हुआ है, तो उनके कारण को जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात इसका उत्तर होगा ए। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 23 है। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं। ए, उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होती है। बी, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है। सी, उसे नींद कम आती है। या डी, इन सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। क्लियर। एकदम स्पष्ट बात है, यदि एक बालक कुपोषित है तो उनमें बहुत सारे डिसएबिलिटीज़ आती है या उनमें बहुत सारे समस्याएं आती है। तो इसका उत्तर होगा डी, सभी में परिवर्तन
हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, पढ़ने की अक्षमता निम्न में किससे संबंधित है ना। अर्थात कोई बच्चा पढ़ने में अक्षम है तो कौन सा वो अक्षमता है। ए अफेजिया से, बी डिसलेक्सिया से, सी डिस्प्रैक्सिया से या डी अप्रेक्सिया से। तो इसका उत्तर होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पठन से संबंधित, कैलकुलिया मतलब गणित से संबंधित या आंकिक से संबंधित। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 25, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। ए मूर्त विषयों में रुचि, बी मंदबुद्धि बालकों में रुचि, सी दैनिक कार्यों में समरूपता या डी सामान्य अध्ययन। तो इसका उत्तर होगा प्रतिभाशाली जो बालक है उनकी विशेषता क्या है, डी सामान्य अध्ययन में रुचि। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 देखते हैं। तो शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। ए मुक्त अनुशासन के नियम का पालन करना चाहिए, बी शैक्षणिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, सी रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए या डी ये सभी। तो शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षक को सुधार हेतु ये सभी उपाय जरूरी है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी ये सभी। प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीख। अर्थात किसी भी बालक को अच्छे आदर्श सिखाने के लिए क्या क्या जरूरी है। ए अनुकरण, बी अभ्यास, सी उचित व्यवहार या डी याद रखने द्वारा। तो क्या है अनुकरण, है ना। हम किसी महापुरुष की कथा सुनाएं, किसी व्यक्ति के बारे में बताएं जो एक अच्छे आदर्श हो, तो उनको देखकर उनका अनुकरण करके एक बालक भी अच्छा व्यवहार करना सीखता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 देखते हैं। तो कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसे रखना चाहिए। ए शांत, बी भयमुक्त, सी उल्लासपूर्ण या डी नीरस। तो कक्षा हमेशा भयमुक्त हो, है ना। इसका उत्तर बी होगा। भयमुक्त क्यों, क्योंकि यदि कक्षा का वातावरण भयमुक्त है तो बालक भय रहित होकर प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, अपने शिक्षकों से, अपने सहपाठियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को भी वे शांत कर सकते हैं। चलिए अंतिम 29वां क्वेश्चन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, निम्न में से किसका कथन है। तो इसका उत्तर है वुडवर्थ। ये अधिकांश बार पूछा गया है, इसको बिल्कुल याद रखिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, वुडवर्थ ने कहा था। प्रश्न क्रमांक 30 और अंतिम प्रश्न है। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। ए व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षणिक अनुभवों का, बी सामान्य अभियोग्यता का, सी जन्मजात अभियोग्यता का या डी सामाजिक बुद्धि का। तो आधुनिक बुद्धि परीक्षण में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षणिक जो अनुभव है उनका मापन किया जाता है और बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार आज मैंने प्रैक्टिस 5 सॉल्व कराया, जिसमें कुल 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण जो पिछले वर्ष के परीक्षाओं में पूछा गया था उन तमाम प्रश्नों को मैंने लिया था। आने वाले हम वीडियोस में बाल विकास की बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।